वेलकम स्टूडेंट्स। समृद्धि वेलकम। तो बच्चों बता दीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं है। लेट मी नो, एम आई ऑडिबल क्लियरली और नॉट। सभी लोग मुझे बता देना कि मेरी आवाज क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है। लेट मी नो। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, सो लेट देम ज्वाइन। ऑल ओके ओके, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। यस राइट। तो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने वेट भी कर लिया है। ठीक है। सो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? व्हाट वाज अवर लास्ट टॉपिक? कैन यू रिमाइंड? डू यू रिमेम्बर? किसी को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जल्दी बताइए। व्हाट वी वेयर लर्निंग इन द लास्ट क्लास? ग्राफ्स एंड इक्वेशंस, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, है ना? तो हमने कल बेसिक मैथ्स पर बात कर रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों आज हम लोग ना, देखो, बेसिक मैथ्स तो आप लोगों को आती है ना? उस पर अपन को बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, सभी को पता है। हमारा मेन काम है फिजिक्स पढ़ना, मैकेनिक्स पढ़ना, तो वो हम आज करेंगे। ठीक है, ओके। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन होता है क्या। एक्चुअली में दरअसल हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं, हम लोग टू डायमेंशनल भी पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशनल भी पढ़ेंगे। वी विल बी लर्निंग all kinds of motion। ठीक है, बट वी विल बी डीलिंग विथ वन बाय वन, ईच विथ वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि स्पेस में पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो वो स्पेस में ही करता है ना? पार्टिकल अगर मोशन करता है तो स्पेस में ही करता है। तो स्पेस में हम उसे, अगर अगर हमें किसी पार्टिकल के मोशन की स्टडी को स्पेस में करना होता तो हम कैसे करते हैं? तो ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी भी पार्टिकल के मोशन की अगर हमें स्टडी करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अब इस पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। जैसे कि अपने पास, मतलब पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, मतलब इनर्शियल नॉन इनर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। तो अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अपन जो कोऑर्डिनेट यहाँ यूज करेंगे पार्टिकल की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए, वो कार्टेशियन हो सकते हैं। मतलब एक्स वाई जेड यूज कर सकते हैं। हम स्फेरिकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो होते हैं आर थीटा एंड फाई। या हम यूज कर सकते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, जो होते हैं आर फाई और जेड। ठीक है, पोलार भी यूज कर सकते हैं।
2D polar coordinates r थीटा। वेलकम वेलकम अनिकेत। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी इनके बारे में हम आपको समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। अब बच्चों देखो, पार्टिकल जब स्पेस में कहीं पर भी घूम रहा है तो हम उसकी जो पोजीशन होती है वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो पार्टिकल की पोजीशन को स्पेस में डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो दैट इज आर। सो इसको आप लिख सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। प्लेन 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 पोलार, 2D पोलार मतलब प्लेन पोलार, इट मीन्स सिंपली प्लेन पोलार। ठीक है, इट इज प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट्स, जिसमें कि हमारे कोऑर्डिनेट्स थीटा फाई होते हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो नो नीड टू वरी अभी। ठीक है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन इट इज व्हाट, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो हम 3 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्टिकल हमारा कहाँ पर है। ठीक है, अभी बच्चों अपन यहाँ पर से फोकस हटाते हैं, हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में अभी आपको थोड़ी देर में समझा देंगे, बट अभी एक दूसरी चीज पर आ जाते हैं। बच्चों अभी हमें यहाँ पर बात करनी है कुछ फंडामेंटल चीजों पर, और वो फंडामेंटल चीज होती है कि दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और दोनों क्या हैं। तो बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर अपन जाते हैं तो अपन बहुत सारे तरीकों से जा सकते हैं। तो जैसे ऐसे गए, सो जितना डिस्टेंस अपन ने ऐसे ट्रेवल किया तो दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, बट तो आप इसे लिख सकते हो, लेट्स कॉल इट डी। ठीक है, और यहां से जो सीधा ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये जो आप देख रहे हो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नेट जो डिस्टेंस है, ऐसा गया फिर ऐसा गया, इन सभी को जोड़कर बता रहे हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है ए से लेकर बी तक कम। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो और भी तरीकों से जा सकते हैं, जैसे आप चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सम डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इट्स ऑल्सो सम डिस्टेंस। ठीक है, डी डैश, तो और भी तरीके से जा सकते हैं, सो दिस इज डी डैश डैश। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये जीरो हो सकता है या ये पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल लेकर हम बताते हैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। मान लीजिए ये 2 मीटर ऊपर गया, ठीक है, और 2 मीटर नीचे आया, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 4 था। ठीक है, तो अगर इस केस में हम इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इस ऐसे केस में डिस्टेंस देखते हैं तो वो कितना होगा, 2 + 2 + 4 होगा, है ना। जबकि अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कितना मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये तो डिस्टेंस था, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो कितना मिलेगा। ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा इसी के केस में, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, कोई बता सकता है मुझे। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो कितना आएगा, मान लीजिए मेरा ये है। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। देखो, जब ये ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट था +2, जब ये इतना आया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया -2, और ये यहाँ जब आया तो ये हो गया -4। अब माइनस क्या है,
डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन माइनस, ऊपर की डायरेक्शन प्लस, तो ये क्या हो गया -2 +2 -2 -4 दैट इज इक्वल टू -4। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, है ना, कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम जो निकाल रहे हैं वो -4 है, जबकि आप डिस्टेंस देख सकते हो, डिस्टेंस आपकी 8 आ रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल चुका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अपन अब आगे चलते हैं, इस पर और ज़्यादा बात करना नहीं है क्योंकि आप लोग पहले से ही जानते हो। बच्चों नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, ठीक है, स्पीड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ठीक है शिव कन्या, ओके फाइन। सो नेक्स्ट इज द स्पीड। So let's talk about this speed. What is this speed? बच्चों स्पीड दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है एवरेज और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, इट्स वेरी इजी। देखो मान लो कि अपन लोग क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक जाते हैं। ठीक है, मान लो ए से स्टार्ट किया, बी तक चलते हैं। ठीक है, अब जो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ था, बीच में ये आगे गया, तो इसकी स्पीड हो गई से व्हाट यू शुड से, ठीक है, से v1 स्पीड यहाँ थी, यहाँ हो गई v2, यहाँ हो गई से फिर से v1, यहाँ हो गई v3, यहाँ पर आते आते फिर से v2 हो गई। ठीक है, आप देख सकते हो, तो स्पीड में बहुत सारा वेरिएशन हुआ है ना, पहले स्पीड कम हुई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर पहले के बराबर हो गई, तो काफ़ी चेंज आया। तो अब हमको यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड हमें कैसे निकालनी है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये होती है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। डेल्टा डी, ठीक है, या आप लिख सकते हो, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसको जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा और जितना ये डिस्टेंस था, ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालनी है तो व्हाट यू शुड से, बता देता हूँ मैं आपको। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहते हैं, सो दैट इज इक्वल टू होगा डी एक्स अपॉन टी टी। तो लगता है बहुत लोगों को पता नहीं कि आज सीएम का लेक्चर है। अनिकेत मैंने तो ग्रुप में डाला है, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, वैसे काफ़ी लोगों ने एडमिशन लिया है बट अभी 12 बच्चे उन बच्चे ही ज्वाइन किए हैं। चलो मैं एक बार ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, क्या है कि मैंने ग्रुप में भेजा तो था, ठीक है, शायद ठीक है, ठीक है कोई इशू नहीं है, आपकी बात सही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, सो क्या है, मैं एक और भी चीज़ बता दूं आप लोगों को कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम वीक में 5 डेज क्लास लेंगे। ठीक है, वीक में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है पोल्स मैंने रन किए थे 5 डेज ए वीक। ऐसा इसलिए हमने डिसाइड किया है बिकॉज ऑफ द सिलेबस कवरेज, क्योंकि टाइम कम है, तो हमें भी लग रहा है कि अगर 3 दिन क्लास करेंगे तो पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं हो पाएगा, सो दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, इसलिए ठीक है। अब बच्चों देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड क्या थी। देखिए बताता हूँ मैं आपको, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, हाँ जी सर जरूरी भी है, राइट, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सर असाइनमेंट का थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंप्लीट करना। हाँ समृति, अभी मैं मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस लाइव क्लास में ही डिस्कस करूंगा, असाइनमेंट्स में ज़्यादा मैं बच्चों को प्रेशराइज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है असाइनमेंट से, सो डोंट वरी। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग इट एज ए फंक्शन ऑफ सम टाइम।
ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे ये कुछ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, राइट, यू विल बी गेटिंग इट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो कि इस केस में हम यहाँ पर क्या कर किया, हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब आप यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ए से लेकर बी तक जाते हैं, ठीक है, तो हम टाइम t1 पर भी स्पीड निकाल सकते हैं। सो इट विल बी v इक्वल्स टू एफ t1, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू एफ t2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हम, हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये हमें बताती है कि एट टाइम t क्या स्पीड है, राइट, एट टाइम t एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या स्पीड है वो हमें बता रही है। जबकि ऊपर हमने जो निकाला है, जिसमें कि हमने क्या किया है ऊपर वाले केस में, जिसमें कि हमने ऊपर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम जो हमने किया है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि इस पूरे इंटरवल में पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या थी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज। ये हमें ये नहीं बता सकता है ऊपर वाला फॉर्मूला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या स्पीड थी, बट इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड है। हम निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर निकाल सकते हैं, इस पर निकाल सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर हमारी स्पीड क्या है, हम चाहे तो निकाल सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर स्पीड पता करनी है, तो मैं v में क्या करूंगा, एफ t इक्वल्स टू 3 कर दूंगा, ठीक है। आई विल बी गेटिंग, हाँ, वी कैन, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या है, आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं बच्चों, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, बेसिकली वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आई थिंक सो सभी लोगों को मालूम है। स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वहीं पर वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी। अगर आपको मालूम है कि वेलोसिटी अगर आपको निकालना है, तो आपका जो भी पोजीशन वेक्टर है आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल बी गेटिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, सुपर इजी, ठीक है। अब बच्चों मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन के ऊपर। अच्छा, मैं बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी के ऊपर जो है, सर आज क्लास था सर, हाँ जयश्री, मैंने आप लोगों को ग्रुप में अपडेट किया था कि अब हम क्लास को 5 डेज ए वीक लेंगे, ठीक है। हाँ जयश्री, इसी पर हमारी बात चल रही थी कि काफी बच्चों को शायद अपडेट नहीं है। सो आई विल बी टेकिंग क्लास 5 डेज ए वीक, ठीक है, मंडे एंड फ्राइडे लीव, मंडे एंड फ्राइडे लीव, जैसे कि क्वांटम में करते हैं। जयश्री, हमने रखी थी छुट्टी, बट हमने क्लास इसलिए ले ली क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कराना है, दैट इज द मेन रीजन। तो हमने ये डिसाइड किया है कि मंडे फ्राइडे लीव करेंगे, बाकी टाइम क्लासेस लेंगे, ठीक है। हाँ सिप्रा, कोई इशू नहीं है। मैं कंटिन्यू करूं बच्चों, मुझे बताओ थोड़ा, आप लोग रेडी हो? शुड आई कंटिन्यू नाउ? ओके, बी फास्ट, लेट मी नो। ठीक है, गुड। देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि स्पीड या वेलोसिटी की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, ठीक है, ठीक है। सो मैं थोड़ा फैन की स्पीड बढ़ा दूं, मुझे लगता है इट इज हॉट। इज इट पॉसिबल दैट कि क्वांटम क्लास विल स्टार्ट एट 9:30 AM? मनीषा, अभी तो उसको वही रहने दो, ठीक है। अभी फिलहाल में हम टाइमिंग्स चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, अभी कुछ समय तो वही चलेगी, ठीक है। वैसे भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं, उसके भी कुछ इश्यूज हैं उसमें, है ना। तो अभी उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं मनीषा, ठीक है। देखो चलो मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ, ठीक है। देखो
मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारी फिजिकल मीनिंग क्या होती है, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी की फिजिकल मीनिंग क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पीड। देखो स्पीड की फिजिकल मीनिंग क्या होती है। स्पीड एक्चुअली में कुछ नहीं है, या स्पीड या वेलोसिटी वॉट एवर यू से, इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली डिस्टेंस। इसकी अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो। हाँ बच्चों, स्पीड डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, बट ऐसी डिस्टेंस जो 1 सेकेंड में कवर की जाए। आप समझ रहे हो, अगर कोई डिस्टेंस 1 सेकेंड में कम कवर होती है तो उसकी स्पीड स्लो कहलाई जाएगी। अगर कहीं पर 1 सेकेंड पर कोई बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड हाई कहलाई जाती है। समझ में आया। सो स्पीड कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना। आप समझ गए कि डिस्टेंस कुछ भी नहीं, मतलब स्पीड कुछ भी नहीं है, दैट इज सिंपली द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर कोई 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस कवर करता है, जयश्री अभी ज्यादा स्लाइड्स नहीं हुई हैं, ठीक है, सिर्फ मैंने स्पीड के ही बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, ठीक है, ओनली दिस मच, ठीक है जयश्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। स्पीड कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट, इसकी फिजिकल मीनिंग लेंथ होती है, ठीक है, इसकी फिजिकल मीनिंग लेंथ होती है, जो कि हमें ये बताती है, ठीक है, कि 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना कवर करता है। अब मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास एक एरिया है और मैंने इसका मल्टीप्लाई वेलोसिटी से कर दिया है, तो अब आप बता सकते हो कि इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। तो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस थिंग। एरिया इंटू वेलोसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पर, कोई भी स्टूडेंट। अगर मैं एक एरिया का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसकी फिजिकल मीनिंग क्या होगी, कोई आइडिया, कोई कुछ बता सकता है यहाँ पर। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा मैंने एक एरिया है हमारा ये, ठीक है, दिस द एरिया, ठीक है, और इसका हमने स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एरिया है और ये एरिया इस तरफ जा रहा है v स्पीड से। अब बताइए इसकी फिजिकल मीनिंग क्या हुई। बहुत इजी है बच्चों। और एक फिजिक्स के बच्चों को उतनी समझ तो होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, इसका फिजिकल मीनिंग है, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट, दैट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट। देखो ये हमारा एरिया हो गया, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। डिड यू गॉट इट, कि ये क्या है। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी टी, और इसका यूज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी करते हैं। आपको मालूम है ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, जो कि वॉल्यूम फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आप तभी पता लगा सकते हो जब आपको वेलोसिटी की फिजिकल मीनिंग पता हो कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इज नथिंग, इट्स सिंपली द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, सो दैट्स वेरी इजी थिंग, ठीक है। चलो वो बात करते हैं आगे, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है। देखो बच्चों, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, ठीक है, देखो अपन ने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था एक्स का, तो हमें क्या मिला था, वेलोसिटी। अगर आप अब वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सो यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन। इस क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि वेलोसिटी कैसे बदल रही है,
ठीक है, वेलोसिटी बदल रही है या नहीं बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है ना, हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। अगर पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, अगर हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो, और अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमारी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है ना, पार्टिकल आगे तो जा रहा है मगर कम हो रही है, और कम हो रही है मतलब मोशन में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन किसे रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, और जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उस समय पर एक्सेलरेशन नहीं होता है ना। अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब यह है कि पार्टिकल की स्पीड या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको यहां तक, जल्दी बताओ, इज दिस क्लियर टू यू। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, देखो, सो गुड गुड। देखो, एक्सेलरेशन को लिखने के और भी तरीके होते हैं, जैसे हमने लिखा था डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स अपॉन डी वी, और ये आपका हो जाएगा डी। बच्चों गलती हो गई, ठीक है, बता देता हूँ इसको और कैसे लिख सकते हैं आप। इसे लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी लिखा था, है ना, इसे लिखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, बता रहा हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी नहीं भूलना। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जस्ट जैसे एग्जाम में ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दोगे तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि जितना डिस्कशन किया है उसके हिसाब से एक क्वेश्चन तो यहाँ पर हम आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर ए वाइल, एक क्वेश्चन मैं भी आपको दे रहा हूँ। Okay, students, just try to do this question. Okay, okay. आपका जो भी आंसर आए बता देना। आपको यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यू हैव टू राइट। जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपको लिखना है। In 1 second, a particle goes from A to B moving in a semicircle. ठीक है, shown in the figure. The magnitude of the average velocity is, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, बताइए। व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, वो होता है एवरेज, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो बच्चों, जब पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, इट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। और कितने सेकेंड में गया, ठीक है, 1 सेकेंड में गया, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अनिकेत, आप अपनी गलती समझ रहे हैं, कहाँ गलती की है आपने, स्पीड निकालने की गलती कर ली है। ठीक है अनिकेत, समझ में आ गया है, वेयर यू हैव डन द मिस्टेक। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, ओके, सो dv अपॉन dt, ठीक है, हियर इट इज dv अपॉन dt एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई चाहे तो हैंड रेस करके भी बता सकता है, अगर किसी को लिखना नहीं है तो हैंड रेस करके भी बता सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन रेज हैंड्स आल्सो। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों एक्सप्रेशंस में डिफरेंस क्या है। चलो ठीक है, वैसे दोनों ही स्केलर हैं, बोथ आर स्केलर, बोथ आर स्केलर। वेरी गुड आंसर मनी, मोरियम, बहुत बढ़िया। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। व्हाट इज दिस, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेल यू, so what you should be doing, so what you can just write, it is actually this is speed। जब वेलोसिटी से डायरेक्शन चला जाता है तो वो स्पीड हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों लोग, आप सभी लोग समझ गए हैं, आई होप सो बोथ ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ, ठीक है, चलो ये मैं पूछता हूं, ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि dv अपॉन dt, ठीक है, और कैन दीज बी इक्वल, कैन दीज बी इक्वल, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, क्या ये दोनों क्वांटिटीज कभी इक्वल हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो इन विच कंडीशन, क्या ये कभी इक्वल हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो कब हो सकती है।
क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकती हैं? और अगर हो सकती हैं तो ये कब हो सकती है? आपका कहना है वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर इन बोथ द केसेस इट विल बी 0 0। चलो ठीक है। और कोई एग्जांपल? गुड एग्जांपल। और चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। इन वन डायमेंशन, इफ particle is moving in same डायरेक्शन ऑलवेज, अगर पार्टिकल वन डायमेंशन में हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो फिर इसमें ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि इन दैट केस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे अगर वो वन डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है तो, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आपको बताना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये ऐसा कब हो सकता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये क्वांटिटी हमारी 0 हो जाए, है ना, एंड डीवी, एक सेकेंड शिफ्ट करने हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। ये 0 ना हो तो ऐसा कब हो सकता है? व्हेन दिस इज पॉसिबल, व्हेन दिस इज पॉसिबल, ऐसा कब पॉसिबल है? एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल बताना है आपको जहां पर ये 0 हो और ये 0 ना हो, ठीक है। शिफ्ट करने आप, ये देखो ठीक है। अब बताइए बच्चों ऐसा कब हो सकता है? ओके चलो ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको फिर एग्जांपल्स, बहुत अच्छे एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सुनिए ऐसा कब हो सकता है। आप लोग सर्कुलर मोशन तो जानते ही होंगे। सी, सर्कुलर मोशन यू नो, ठीक है। 1 सेकेंड। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है ना, बट इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा बदलता रहता है ना। तो वेलोसिटी क्या रहती है? बदलती है। आपको ये बात पता होगी, जो वेलोसिटी है ना, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, बट एक्चुअली में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो ये चीज 0 हो जाएगी, जबकि ये चीज 0 नहीं होती है। इनफैक्ट यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा अंदर की तरफ लगता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हमारा वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है v²/r, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये एक्सीलरेशन का कारण वही होता है बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को बच्चों? ठीक है, कि ऐसा हो सकता है कि ये चीज 0 हो जाए बट ये चीज 0 ना हो, ठीक है। ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो सकता है, ठीक है। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड दिस, राइट? ठीक है, ओके। चलो अब मैं आपसे एक समृति रिपीट करना है, श्योर, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो
जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें इसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है पार्टिकल की। ठीक है, जो स्पीड होती है ये कांस्टेंट होती है, राइट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? ठीक है, अल्फा इक्वल टू जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, सो दैट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, मतलब जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा आपका, ये क्वांटिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें तो इसका डायरेक्शन बार बार बदल रहा है वेलोसिटी का, है ना? तो वेलोसिटी तो बदल रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी तो बार बार बदल रही है, आप देख सकते हो। और वेलोसिटी अगर बदलेगी तो एक्सीलरेशन तो आएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड गेटिंग इट। और इसी को जब सॉल्व किया जाता है तो हमें मिलता है वी स्क्वायर अपॉन आर, विच इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गॉट इट? समझ में आया आपको? अब मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म लिखा है ना मैंने, यूनिफॉर्म, मैंने क्या लिखा है? यूनिफॉर्म लिखा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? गुड। अब बच्चों में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, गुड गुड। क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जस्ट ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या लिखा है? गिव द एग्जाम्पल्स वेयर द वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सीलरेशन। तो इसका एग्जाम्पल आपको अभी मुझे बताना है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए जहां पर वेलोसिटी उसकी एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन पर होती है। जहां पर जो एक्सेलरेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन पर हो, एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए। ए पार्टिकल थ्रो करते हैं, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, अगर हम कोई भी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी तो ऊपर जाएगी, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना? तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ए पार्टिकल थ्रोन इन द एयर अपवर्ड्स। ठीक है, ए पार्टिकल थ्रोन इन द एयर अपवर्ड्स। दूसरा वाला है, ए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। इसका एग्जांपल आपको बताना है, बताइए जिसको भी आइडिया आ रहा है। हम्म, कोई एग्जांपल नहीं मिला? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, एक पार्टिकल को होल्ड करके रखो ऊपर। ठीक है, होल्ड करके रखना, या छोड़ो ना, कुछ करो। इसकी वेलोसिटी जीरो है बट इसके अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉन जीरो। ठीक है, बट इसकी वेलोसिटी जीरो है। जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये रेस्ट पर आता है और ये फिर से नीचे आता है, तो रेस्ट पर होता है उस समय उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बट स्टिल दैट पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो नॉन जीरो होती है, वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगती रहती है। ठीक है, ओके। सो एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बता देता हूँ। जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम में भी हमेशा इवन पार्टिकल जब एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाती है,
बट उसका जो जी होता है, उस पर लगने वाला जो जी होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है सर, क्या सूडो फोर्स हो सकता है पार्ट बी का? देखो सूडो फोर्स लगेगा तो पार्टिकल रेस्ट पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी सूडो फोर्स की चिंता मत करो। ठीक है, अगर सूडो फोर्स किसी पर लगेगा तो वो पार्टिकल जो है मूव कर जाता है इन दैट केस। ठीक है, तो अभी हो भी सकता है स्मृति, तो डोंट वरी, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। ठीक है, सूडो फोर्स पर थोड़ी देर से बात करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी देखना है। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। आपको ये बताना है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा एग्जांपल चाहिए, बताइए एग्जांपल। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल बताइए जहां पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बहुत बहुत बढ़िया जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है इसमें जो वेलोसिटी होती है वो ऐसी होती है, टेंजेंटियल होती है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा अंदर की तरफ लगता है ना। सो दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कितने अच्छी तरह से कर सकते हो ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स को कितना अच्छा फील करते हो और समझते हो। फिजिक्स को अगर आपने फील कर लिया तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हो। बच्चों एक्सेलरेशन का कॉज क्या होता है हमको ये समझना है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, राइट। जब पार्टिकल की स्पीड बदलती है, मतलब वेलोसिटी बदलती है, ठीक है, तब आता है। जब मतलब पार्टिकल यहाँ कुछ स्पीड में हो, फिर आगे जाने पर उसकी स्पीड बढ़ जाए या घट जाए, तो उस समय पर क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। सो एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल में तब होता है जब पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो। डिड यू अंडरस्टूड दैट? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन स्पीड। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड, एक सेकेंड में कितना स्पीड में चेंज आया, एक सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है स्पीड में, हाउ मच द स्पीड इज चेंजिंग इन 1 सेकेंड, दैट इज द एक्सेलरेशन। अब बच्चों पॉइंट ये आता है, ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये तो हो गया बॉडी एक्सेलरेशन, मोशन एक्सेलरेशन, आप कह सकते हो इसको मोशन एक्सेलरेशन। आप लोग आगे चलकर एक और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फील्ड एक्सेलरेशन। बच्चों फील्ड एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए, किस जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो आप देखोगे कि अगर कोई पार्टिकल यहां पर रखा भी हुआ है, इवन ये रेस्ट पर भी है, तब भी से इसके ऊपर क्या है, जी लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जी लगने के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एम जी, नीचे की तरफ, जिसे अर्थ जिसे खींचती है नीचे तरफ की तरफ। सो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इवन अगर पार्टिकल रेस्ट पर भी हो तो भी उस पर फील्ड एक्सीलरेशन हो सकता है कि नॉन जीरो, है ना, ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर फील्ड एक्सीलरेशन लग रहा हो। तो फील्ड एक्सीलरेशन एक अलग चीज होती है। फील्ड एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, जितना फोर्स हमारे ऊपर कोई फील्ड लगाता है और ऑब्जेक्ट का मास। डिड यू गॉट इट? और ये उसके मोशन से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट बैठा हो या दौड़ रहा हो या भाग रहा हो या चल रहा हो, फील्ड एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, 9.8। डिड यू अंडरस्टूड दिस? अगर पार्टिकल ज्यादा तेजी से भी दौड़ने लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खड़ा भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुक भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तेजी से भागने लगे तो भी इसकी वैल्यू 9.8 ही रहेगी, ना ये बढ़ेगी ना घटेगी ना ये जीरो होगी, क्योंकि ये फील्ड एक्सेलरेशन है। समझ में आ गया आपको? दो टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग? एक वो एक्सेलरेशन होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होता है, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन होता है जो फील्ड के कारण होता है। जब हम अर्थ में रहते हैं तो हमारे ऊपर फील्ड एक्सेलरेशन भी लगता है ना। यहाँ जब हम अर्थ पर हैं तो हमारे ऊपर फील्ड एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, साथ ही पर हम अपने से भी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ठीक है सर, फील्ड एक्सेलरेशन एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए, ये हमारी प्यारी अर्थ है,
ब्यूटीफुल अर्थ, ठीक है। और हमारी ब्यूटीफुल अर्थ जो है ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है अंदर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारी अर्थ का मास m है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, जो कि आप जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ये g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। आप देख सकते हो हम जानते भी हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। दैट यू ऑल नो दैट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वहां पर खड़ा रहे या नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पर हो या ये ऊपर की तरफ जाए या ये नीचे की तरफ जाए, जी की वैल्यू हमेशा होती है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। अगर आपके कोऑर्डिनेट के रेफरेंस कोऑर्डिनेट है आपका एक्स और वाई प्लस एक्स, तो जी की वैल्यू होती है हमेशा -9.8 और ये एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। दैट इज द एवरेज वैल्यू। कभी कभी जी की वैल्यू को -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जा सकता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स, बट नॉर्मली जो एक एवरेज वैल्यू जो चलती है वो चलती है 9.8, ठीक है। ओके सर, फील्ड मींस अंडर द इफेक्ट, यस करेक्ट। आप सभी लोग जानते हो ना फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, उसी के हिसाब से है एफ अपॉन एम, ठीक है। अंडरस्टूड दिस, आप समझ में आ गया। फील्ड एक्सेलरेशन, आपका पार्टिकल शांति से एक जगह पर रुका हुआ है तो भी उस पर फील्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो भी फील्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे जा रहा है तो भी फील्ड एक्सेलरेशन लग रहा है। फील्ड एक्सेलरेशन इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो मोशन के कारण नहीं है, वो अर्थ के कारण लग रहा है, ठीक है। चलो, आई होप सो दिस इज वेल क्लियर टू यू, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर वेल क्लियर टू यू। अब थोड़ा सा अपन लोग आगे चलते हैं, ठीक है। गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और स्टार्टिंग में ही इसको समझ लेना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहां सर फील्ड और फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। ओ जयश्री, आप तो बहुत ही फंडामेंटल चीज पूछ रहे हैं। लेट मी टेल यू नाइसली, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका चार्ज है, सपोज दैट इज द चार्ज, ठीक है। तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। अगर कोई भी टेस्ट चार्ज अगर यहाँ रखा हुआ है और अगर वो फोर्स फील्ड करता है तो उस रीजन में, तो उस रीजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने रीजन में एक टेस्ट चार्ज इस चार्ज क्यू के कारण फोर्स महसूस कर सकता है, उसको उस उतने रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं एक क्वांटिटी से जिसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को शॉर्ट में सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रिक कूलम्स फोर्स अपॉन मास, सॉरी कूलम फोर्स अपॉन चार्ज क्यू, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें, तो अगर कोई मास रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ एक वो क्रिएट करता है। अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट मास एम रखेंगे तो उसके कारण जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा एफ अपॉन एम, ठीक है। डिड यू गॉट इट जयश्री, अब समझ में आया आपको। अब मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली द फोर्स पर यूनिट मास, दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, सॉरी टेस्ट, ये पोल है, टेस्ट पोल पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, सो दैट्स सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट कम टू द पॉइंट, ठीक है। बच्चों देखो, अपने पास ना इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम सॉल्व होने पर, ठीक है। पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और इसका मतलब होता है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है,
ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है और ये हमारा टाइम होता है। ठीक है, सबसे पहला है ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक व्यू देता हूं कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। ठीक है, सी, अगर कोई पार्टिकल है, उसकी स्पीड u है और उस पर लग रहा है एक्सीलरेशन a, तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगी। समझ में आया आपको? इस फॉर्मूले का यूज क्या है, अगर हमें मालूम है कि पार्टिकल u स्पीड से स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी से, उस पर a एक्सीलरेशन लग रहा था, तो टाइम t टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये यहाँ पर से रेस्ट पर था और मैंने इसे यहाँ से अब क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो ये कुछ समय पर जाने के बाद जो है अर्थ से टकरा सकता है ना। तो बेसिक सी बात है, जब वो अर्थ से टकराने वाला होगा उस समय उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है, उस समय उसकी स्पीड हो जाएगी 0 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस, आप जी को माइनस कर सकते हो, ठीक है, यू कैन जस्ट राइट माइनस एंड इट्स टी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि टकरा टी टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द वे आई कैन फाइंड। ठीक है, तो ये इसका यूज है। अब चलो मैं आपको दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन बताता हूँ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कई बार हम ऐसा भी यूज करते हैं एस इक्वल्स टू, अगर आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो आप एस नॉट लिख सकते हो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल में हम इसके साथ वर्क करेंगे। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम में एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसका जो है फिजिकल मीनिंग क्या है बता देता हूँ। देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ से जब स्टार्ट किया टाइम t इक्वल्स टू 0 पर और उसकी यहाँ पर स्पीड थी u, ठीक है, कुछ समय तक ट्रेवल करता रहा, उसका उस पर एक्सीलरेशन a लग रहा था। अब अगर हमें पता लगाना है कि t टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, तो हम आराम से इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ देते हैं, तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिलीजिंग इट, हम इसे रिलीज कर रहे हैं। अब ये स्पेस में टी टाइम अगर ट्रेवल करता है तो टी टाइम ट्रेवल करने के बाद इसका ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, ये क्लियर है बच्चों? थोड़ा मुझे कमेंट कर दो, कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके, समृद्धि क्लियर है, बाकी बच्चे भी मुझे बता देना। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? सर शो कर क्लियर है? ठीक है, ये देखो बैक मैंने शो कर दिया। ठीक है, ये देखो, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, गुड। अब बच्चों देखो, मैं आ जाता हूँ हमारे थर्ड पॉइंट पर। सर जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है समृद्धि, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन। नाउ लेट्स हैव ए लुक हियर। अब मैं तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों बहुत ही काम के इक्वेशंस हैं और अभी मैं इनका यूज किस कंडीशन में होता है और किस कंडीशन में नहीं हो सकता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ से निकला, उसकी यू स्पीड से निकला, और उसने, अब हमें टाइम के बारे में नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एज डिस्प्लेसमेंट किया।
अब एच डिस्प्लेसमेंट करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सो उसकी स्पीड हो जाएगी √/u² प्लस 2as। ठीक है, अगर वो ए एक्सीलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा था, उसने एस डिस्प्लेसमेंट किया, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ा, ठीक है, सपोज दैट आई थ्रोन सम ऑब्जेक्ट, तो या थ्रो नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लो रिलीज कर रहा हूँ, मैंने एच हाइट ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, u=0। अब इसकी गिरने के जस्ट पहले स्पीड कितनी हो जाएगी? v= हो जाएगा 2g, तो ये हो जाएगा -g, और क्योंकि नीचे की तरफ आया है तो ये नेगेटिव h है, सो दैट इज इक्वल टू -h, एंड ये हमारा हो गया 2gh। तो गिरने के जस्ट पहले उसकी स्पीड कितनी हो गई? इतनी हो गई। ठीक है, तो ऐसे निकाल लिया। चाहते तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी mgh, ठीक है, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। यहाँ पर आते आते सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप mgh को, ठीक है, ½ mv² से के बराबर इक्वेट कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 2gh आया। तो दोनों तरफ से आंसर आ गया। खैर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बच्चों क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा कमेंट करके बता देना। ठीक है, जस्ट लेट मी नो। इन्हें इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा, प्लीज नोट। इन सभी चीजों को नोट कर लेना है, ठीक है बच्चों। ओके, गुड। अब स्टूडेंट्स देखो, मैं अभी आप तक को अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, ठीक है, गुड गुड। बच्चों देखो, मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया ये सिर्फ 11th क्लास का है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, है ना? ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पर चीज जाननी है जो कि आप लोगों के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, तो आप इन चीजों को नोट कर लेना। ये तब तो बहुत सरल था जो अभी तक आपने देखा है, ये सब तो आप पहले से भी जानते थे। बच्चों एक्चुअली में डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने मेरी जो बुक है उसमें मैंने ऑलरेडी लिस्टिंग कर रखी है ना? हमारा जो चैप्टर 2 है मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें हमने पहले से ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिस्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ ये कहाँ पर लिखे हुए हैं। सो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 सेकेंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर आपको सब कुछ फॉर्मुलेज मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हो, ठीक है। बट बच्चों मैं अभी आप लोगों को जो है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आप स्पेशली नोट कर लेना, ठीक है, जो मैं लिख कर बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ऑफनली यूज होते हैं, ठीक है। देखो, हम लोग आगे चलकर जिन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करने वाले हैं, जिनके बिना न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो उनमें से पहला आता है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा हम जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो होता है 2D प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D प्लेन पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर इसके बाद आता है तीसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और चौथा आपका हो गया सिलेंड्रिकल। बच्चों अगर इनका बेसिक नॉलेज ना हो तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको पहले से ही एडवांस से बता रहा हूँ। वैसे तो इनमें बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, बट मैं सिर्फ यहाँ पर उन फॉर्मुलेज को लिखूंगा जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन फॉर्मुलेज को किसी भी हालत में याद करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं जिसे, यहाँ पर हमारा जो आर है वो होता है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, जो कि सभी जानते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर क्या करना हो, अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी हो, तो मैं इसका सिंपली डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है।
ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स डॉट डॉट आई, ठीक है, वाई डॉट डॉट जे प्लस जेड डॉट डॉट के, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, दैट यू ऑल नो वेरी वेरी वेल, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है बच्चों, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लेन होते हैं, इनमें हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसकी पोजीशन हम आर और थीटा से प्रेजेंट करते हैं। आर ये होता है और थीटा ये होता है। मैं यहाँ बिना किसी डेरिवेशन के डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैं इन्हें डेराइव नहीं करूंगा, ठीक है, बट ये आप इनका डेरिवेशन हो सकता है आपने बीएससी वगैरह में किया होगा, ठीक है। बच्चों इसमें जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर हमारा होता है जो रेडियल डायरेक्शन में होता है, जिसे हम कहते हैं आर कैप, इसे कहते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर। और यहाँ पर दूसरा होता है थीटा कैप, जो आर का परपेंडिकुलर होता है, इसे कहते हैं हम लोग टेंजेंटियल वेक्टर या ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आई जे के वेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर दो वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आर कैप और थीटा कैप, और यहाँ पर उसके हिसाब से ये रेडियल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, और ये होता है हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहते हैं या टेंजेंटियल कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है एक्सीलरेशन। इसमें जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों, वो इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रेडियल एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है ए आर अलग से लिख देता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और आप लोग हमेशा याद रखेंगे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। इसको याद रखने का ऐसा कोई फिक्स्ड कोई ट्रिक नहीं है, बट आप इन्हें अगर बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ये भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। ए थीटा इक्वल टू होता है 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ठीक है, ये हो गया। अब आर डॉट क्या होता है, मतलब आर कैप क्या होता है, थीटा कैप क्या होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आपको मुझे मालूम है जहां तक कि फंडामेंटल नॉलेज सभी लोगों को है, ठीक है। अब मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाता हूँ। बच्चों स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स इस तरह से होते हैं, ये कहलाता है आर। ये जो जेड एक्सिस का जो एंगल बनता है इसे थीटा कहते हैं, और इसे कहते हैं जो एक्स एक्सिस का जो एंगल बनता है यहाँ पर, अगर आप पॉइंट पी का प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉप कर दें और इसे ऑरिजिन से जोड़ दें तो यहाँ जो बनता है उसे कहते हैं फाई। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं मतलब कोऑर्डिनेट होते हैं, वो होते हैं आर थीटा एंड फाई होता है, ठीक है। और आर से का आर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आर कैप, आर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आर कैप, थीटा का जो यूनिट वेक्टर होता है थीटा कैप, और फाई का जो यूनिट वेक्टर होता है फाई कैप। जैसे हमारा एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई के डायरेक्शन में जे, है ना, जेड के डायरेक्शन में के, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी लिखनी हो तो वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, तो अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी लिखनी हो तो वेलोसिटी हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आर कैप, सॉरी आर डॉट आर कैप आर फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप, ठीक है। ये भूलना नहीं है बच्चों, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एक्सीलरेशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पर उन्हें लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इनके बारे में हम बात डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ एक गलती कर दी है, बता देता हूँ, आई डिड ए मिस्टेक, और ये मिस्टेक मैं सुधार देता हूँ, धोखे से मेरे हाथ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का लिख गया है, ठीक है। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये होता है पेन, ओके, सो आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है, प्लस आर फाई डॉट
साइन थीटा फाई कैप। ठीक है, यहां पर हम आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर को क्या लिखते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होता है, एक्स, वाई और जेड। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें अभी हम बताएंगे नहीं, बाकी चीजें भी हम आपको बताएंगे कि आर को कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसमें यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसमें थीटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे, सब कुछ सीखोगे आप, मगर एकदम से नहीं, धीरे धीरे। मैं अगर एकदम से सब फॉर्मुलेस आपके सामने लिख दूं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो अपन लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले ये फॉर्मुलेस मैं आपको बता दूं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ठीक है, अगर हम एक साथ आपको सब कुछ दे देंगे तो आप खुद ही से जो है परेशान हो जाओगे, तो एकदम से नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि एकदम से सब कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट हमारा जो होता है ना, ठीक है, ये होता है, ठीक है, इसको कहते हैं आर। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, अब दोनों में देख लो आर अलग अलग है। इसे हम क्या, यहाँ जो एंगल बनता है इसे कहते हैं फाई, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है इसे कहते हैं जेड। कुल मिलाकर आर, फाई और जेड, ये इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो आर का यूनिट वेक्टर बनेगा यहाँ पर, फाई का यूनिट वेक्टर बनता है, और यहाँ पर जेड का एक यूनिट वेक्टर बनता है। यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी होता है इस केस में, उसको लिखते हैं ऐसे, आर डॉट आर कैप, आर फाई डॉट फाई कैप, प्लस आपका हो जाता है जेड डॉट जेड कैप। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है रेडियल का। ठीक है, मतलब का रेक्टेंगुलर का। 2D में आप देखोगे कि ये आपकी रेडियल वेलोसिटी है और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। अब ये रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपने यहाँ पर डायग्राम देखा था, तो मैं इसी डायग्राम को यहाँ पर इलिस्ट्रेट करता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है कि जो पॉइंट है ना, वो रेडियल डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, तो जब वो रेडियल डायरेक्शन में जाता है तो हम उसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका एक कंपोनेंट रेडियल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, तो ये आपकी रेडियल वेलोसिटी हो गई। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है ये हमारी होती है, इट दिस वेलोसिटी इज सिंपली, क्या लिखा है, आर थीटा डॉट। ठीक है, सो इट्स क्वाइट सिंपल। अब देखो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, यहाँ पर भी एक आर वेक्टर है, एक थीटा वेक्टर है और एक फाई वेक्टर है। जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ठीक है, उनका एक कोई ना कोई यूनिट वेक्टर तो होता ही होता है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है कि जो फॉर्मुलेज मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये फॉर्मुलेज आप लोगों को ना रटने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप रटोगे नहीं ना तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ये फॉर्मुलेज रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, दो बातें नहीं है, ये कुछ भी हो जाए आपको इनको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू बाय हार्ट ऑल दीज फॉर्मुलास। ठीक है बच्चों, क्लियर है तो मुझे कमेंट कर दो, फिर आगे चलते हैं। इफ दीज थिंग्स आर क्लियर लेट मी नो। यहां तक बच्चों क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए थोड़ा सा, और प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स। नोट करके मुझे थोड़ा कमेंट कर दो, फिर आगे चलते हैं। गुड गुड गुड, प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स। नोटेड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो अपन अब आगे चल सकते हैं, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, चलो अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। मैं यहाँ कुछ चीजें और देख रहा हूँ जो आप लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, सो जस्ट वन सेकेंड, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम ऑफ द मोर क्वेश्चंस। फाइन। तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, अपन उन्हें देख लेते हैं।
आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। लोड हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा। लोड, इट्स कमिंग, ओके। ओके, इसे करिए बच्चों, ये है आईआईटी जैम 2022। लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, आपको ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। रिजल्ट्स तो मैंने अभी ही आपको बता दिए। ओके, ठीक है, फाइन। सो ठीक है, बी बोल रहे हैं बच्चों, राइट आंसर है ये, करेक्ट आंसर है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ हमसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल, इसका मास एम है, ठीक है, उसके पास रेडियल वेलोसिटी इतनी है और उसके पास एंगुलर वेलोसिटी उसकी इतनी है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? अभी आपको याद होगा कि मैंने एक्सेलरेशन आपको बताया था कि कितना है ना। और आपसे मैंने बोला था कि ये याद रखना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि इसमें एक रेडियल कंपोनेंट होता है और हमने आपको बताया था कि इसमें एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो रेडियल कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को फॉर्मूले कभी नहीं भूलना है। आप देख सकते हो कि अगर हम इन्हें डिराइव करने बैठेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो थीटा कंपोनेंट है उसको भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। आई विल बी जस्ट राइटिंग। और ये भी बता देता हूँ, जब तक आप इनका रिवीजन करते रहोगे तो ये याद रहते हैं, और जैसे ही आप इनका रिवीजन करना छोड़ देते हो ये फॉर्मुलेज भूल जाते हैं। आ गया अभी, देखो इन्होंने क्या बोला है, कांस्टेंट रेडियल स्पीड। तो रेडियल स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो आर डॉट डॉट जीरो हो जाएगा। डॉट मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर डॉट डॉट का मतलब है डी आर अपॉन डी टी, डी आर डॉट अपॉन डी टी, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। और हमारा एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है, तो जो थीटा डबल डॉट होगा वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर भी जीरो हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, ठीक है। और आई थिंक सो कि अब सभी लोग समझ गए हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड व्हाई दिस इज द राइट आंसर, है ना। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस वेल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इसे करिए, जस्ट डू दिस क्वेश्चन। आईआईटी जैम 2022।
जिनका भी हो जाए बता देना बच्चों। कीप डूइंग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स। ओके, एमएसक्यू है, ये बात सही चल। दिस क्वेश्चन इज एमएसक्यू। ठीक है, एक से ज्यादा राइट आंसर है यहाँ पर। बच्चों दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी बता रहा हूँ। देखो देखो बच्चों, द फॉलोइंग थिंग्स आर हैपनिंग हियर। इसका जो राइट आंसर है नहीं हुआ आपसे, इट्स ओके। किसने क्या क्या लिखा है, मैं थोड़ा कमेंट्स रीड कर लूँ। ए एंड सी, क्या बात है प्रिया, राइट आंसर। ए एंड सी आर द राइट आंसर। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ना कि देखो इनमें हमसे ये पूछा गया है कि ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। देखो आप सभी लोग जानते हो कि आर जो होता है, ठीक है, जो आर होता है, ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट द आर लाइक दिस, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे, सभी लोग जानते हैं। और पोलार कोऑर्डिनेट्स में तो और भी अच्छे से जानते हैं कि एक्स कितना होता है और वाई कितना होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। सभी लोग जानते हैं कि इन्हें कैसे निकाला जाता है ना। ऑल नो दीज थिंग्स क्वाइट वेल एंड वेरी वेल। नाउ सी, अगर अब मुझे यूनिट वेक्टर आर कैप निकालना हो तो आर कैप जो है हम कैसे निकाल देंगे। तो आर कैप मतलब होता है ये, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस, सॉरी, इट इज कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी। यही होता है बच्चों, ठीक है, आप भी देख सकते हो। अब अगर हमें थीटा कैप निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो थीटा कैप निकालने के लिए वैसे तो एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बट मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि थीटा यूनिट थीटा वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आर कैप है ना, आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये ट्रिक है थीटा वेक्टर निकालने की, ठीक है। ये आपको हमेशा, ये वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। इट शुड ऑल यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर ये आप भूल गए तो एग्जाम भूल जाना फिर,
ठीक है, फिर एग्जाम में नहीं बनेगा कुछ भी। अब चलो, हमें हमारे पास ये सब मिल गए। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल रहा है, थीटा कैप मिल रहा है। तो ये तो बना बनाया आंसर है, ठीक है, ये तो बनी बनाई ट्रिक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आप आर कैप को अगर आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, ये नहीं मिल सकता। आप देख सकते हो कि जो आर कैप है वो आर इंडिपेंडेंट हो चुका है ना। सो यू विल बी गेटिंग जीरो, तो दिस इज इनकरेक्ट आंसर। अगर थीटा कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ कुछ मिल सकता है। देखो, अगर मैं डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा करता हूं तो मुझे यहां मिलेगा माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। अगर मैं इससे माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल लूं तो मुझे आर कैप वापस मिलेगा, तो ये मिल गया। और थीटा जो है, थीटा कैप जो है, आप देख सकते हो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको जीरो होना चाहिए था, है ना। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों कैसे हमने किया है, ठीक है। देखो जल्दी समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट पूछो। सबको क्लियर है, जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा। देखो, अगर आप लोगों को आपके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा पीडीएफ को पढ़ो, पीडीएफ रीड करना पड़ेगा। पीडीएफ रीड करने में क्या है कि ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है, ये देखो, ये पीडीएफ दिया है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा हुआ है। ये इसकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यू मस्ट रीड ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल, ठीक है। इससे आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। हम अब आपको अलग से असाइनमेंट्स बहुत कम देंगे, सारे क्वेश्चन हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी असाइनमेंट्स देंगे, नहीं तो सारे क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हो जाती है, बाकी सेक्शन कल डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, मेन रीजन ये है क्योंकि क्वांटम भी चल रहा है, क्लासिकल भी चल रहा है ना। इसलिए हम सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करा देंगे आपको, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। जब ज्यादा होगा तो अलग से हम जरूर दे देंगे आपको, एक पीडीएफ बनाकर दे देंगे, आप चिंता नहीं करना, बट हम क्लास में ही करा देंगे आपको, ठीक है। सो दैट इज बेटर फॉर यू। सर आपकी बुक, सर यस सर आपकी बुक बिल्कुल नोट्स के जैसे है, क्वेश्चंस भी डिटेल से, हाँ राइट, ठीक है। वो हमने बहुत सोच समझ कर बुक लिखी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ क्लास खत्म होती है, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। दरअसल अपनी क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे इसलिए नहीं आए शाम को, ठीक है, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। हाँ हम कर देंगे, डोंट वरी। उसका रीजन ये है कि शाम को काफी और भी लोगों की क्लासेस रहती है, ओम सर की भी क्लास रहती है ना, तो ये शाम का टाइम जो है पीक पॉइंट होता है, ठीक है। हाँ सर, लाइव क्लास के साथ डिस्कस बेस्ट होता है यहाँ। हाँ क्लास खत्म हो गई है, ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, थैंक यू सो मच। अलग से मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, उसकी चिंता मत करिएगा, बट हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। बाय, कल भी क्लास रहेगी, हाँ हाँ, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, ओके मोरिम, ठीक है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, बाय, वेलकम मीटिंग, बाय।